Welcome to Y.MGMT MBA. So in our previous class we have completed law of demand. हमने अपनी लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी और इस क्लास में हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। हमारे एक्सेप्शंस क्या होते हैं? लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का जो लॉ है, जहाँ पे हम लोग ये बताते हैं कि जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है, और जब हमारी प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो कुछ एक्सेप्शंस के मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ-कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं एक्सेप्शंस के। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड के, तो फर्स्ट हमारा गिवन गुड्स है, सेकंड हमारा स्टेटस सिंबल गुड्स है, थर्ड फियर ऑफ शॉर्टेज, फोर्थ इग्नोरेंस, फिफ्थ हमारा फैशन रिलेटेड गुड्स है, सिक्स हमारा नेसेसिटी ऑफ लाइफ, सेवेंथ चेंज इन वेदर, एंड एट हमारा चेंज इन इनकम है। ये सारे पॉइंट्स को एक बाय मतलब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसको बताऊंगी। सो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो गिफन गुड्स है ये पूरा कॉन्सेप्ट ये दिया गया है सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। इन 18th सेंचुरी में सर रॉबर्ट गिफन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इनको बताया है, मतलब गिफन गुड्स के बारे में बताया है। इसी वजह से इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम गिफन गुड्स रखा गया है। ठीक है। गिफन गुड्स में बेसिकली हम लोग किस गुड्स की बात करते हैं? जो गुड्स हमारे इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, उन गुड्स का हम लोग बात करते हैं जो गुड्स हमारे इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, जैसे कि क्या यहाँ पे सर रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले जब इस पे दिया था, जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने किस चीज़ पे बताया था? क्या चीज़ बेस लेकर उन्होंने उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को रखा था? तो उन्होंने एग्जाम्पल में एक ब्रेड को लिया था। ब्रेड को लिया था। इसको ये एग्जाम्पल जो है मैं आपको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गिफन गुड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में सर रॉबर्ट गिफिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। 18th सेंचुरी में सर रॉबर्ट गिफिन ने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक। दीज गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब इंफीरियर क्वालिटी क्या होती है? जो गुड्स हमारे क्या होते हैं? लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। जो गुड्स हमारे लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं? इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन गुड इज दैट व्हेन प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीज। गिवन गुड्स की खासियत क्या है? क्यों हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है? क्यों? गिफन गुड्स में जब प्राइस इंक्रीज होती है गिफन गुड्स की, तो साथ ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब कि प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? वो भी हमारी इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्या होती है? हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। मतलब कि हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कोई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे? यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ ही साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है गिफन गुड्स के गिफन गुड्स में। Because people thought these increase in thought with increase in price the quality of a goods also increase। क्योंकि लोगों का सोचना ऐसा होता है कि अगर इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, मतलब गिवन गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज अगर हो रही है, इसका मतलब ये कि जो हमारे गुड्स की क्वालिटी है वो और इम्प्रूव की जा रही है, इसीलिए उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप पुराने समय में जैसे बाजरा होता था, बाजरे का आटा होता था, ये सब चीज़ें जो खाए जाते थे, जो कि बड़े क्लास के लोग नहीं खाते थे, वो छोटे छोटे घर के लोग खाते थे। तो ये सब क्या होता है कि जब इनकी प्राइसेस जब बढ़ती थी ना, जैसे बाजरा है, ज्वार है, तो क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये सोचना होता है ना कि अगर इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब कि इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हुई है, क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। ओके। तो गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स वो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिन गुड्स की प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होती है। ठीक। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट गिफन गिवन दिस थ्योरी ऑन ब्रेड। रॉबर्ट गिफन ने इस थ्योरी को ब्रेड पे इन्होंने करके बताया। कैसे? जैसे प्राइस ऑफ ब्रेड इज, अगर वो बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीजिंग, डिमांड ऑफ ब्रेड ऑल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस। देखिए जैसे प्राइस बढ़ रहा है ब्रेड का, वैसे ही क्या हो रहा है? डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। Since it was the cheapest product a long time ago, the demand for it rose along with its price. It was caused by poor people's inability to buy more expensive meat and other products. देखिए होता क्या है कि
जैसे क्यों ऐसा हो रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है ब्रेड की तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। देखिए, जब मार्केट में किसी भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस तो हर चीज़ की बढ़ती है। अब जहाँ ब्रेड सपोज़ मान लीजिए कि ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ के ₹10 से ब्रेड की प्राइस बढ़ के अगर ₹12 हो गई है, ठीक है? जहाँ पे मीट मीट मान लीजिए अगर ₹15 केजी मैं यहाँ पे बस एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, वैसे मीट ₹15 केजी नहीं मिलता है। ₹15 केजी है अगर पर केजी ₹15 का है, अगर इसकी प्राइस बढ़ के 17 अगर हो गई है, ठीक है? तो उसके इसके कंपैरेटिवली मतलब मीट के कंपैरेटिवली ब्रेड की प्राइस तो फिर भी कम ही है। ब्रेड की प्राइस जो नहीं है वो तो फिर भी कम है इसके कंपैरेटिवली। तो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है मतलब प्राइस हर प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस क्या हो रही है? हर प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो रही है। बट जो रेट है इंक्रीज़ होने का, वो जो रेट है इंक्रीज़ होने का, वो रेट क्या है? वो कम है। वो डिमिनिशिंग रेट है। ब्रेड की प्राइस इंक्रीज़ होने का जो रेट है वो कम है बाकी प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली। मतलब मीट की जो इंक्रीज़ हो रही है, मीट का जो इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब जैसे आप देख लीजिए कि मीट की मान लीजिए कि अगर 10 थी, तो मीट 15 हो गया। ब्रेड की मान लीजिए अगर प्राइस 10 थी, तो वो 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? बस 2 से इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 5 से इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे जो रेट है वो रेट ज़्यादा है और यहाँ पे जो रेट है वो रेट कम है। मतलब इंक्रीज़ दोनों ही चीज़ हो रही है, पर जो ब्रेड हमारी इंक्रीज़ हो रही है जो हमारी ब्रेड इंक्रीज़ हो रही है, वो फिर भी बाकी प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ब्रेड की प्राइस। इसी वजह से लोग क्या करते थे कि थोड़ी-सी प्राइस इंक्रीज़ हो जाने के बावजूद भी वो ब्रेड को ही कंज़्यूम करना प्रेफ़र करते थे। क्यों? क्योंकि बाकी प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली ब्रेड की जो प्राइस है, वो कम इंक्रीज़ होती थी। मतलब समझ लीजिए कि डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है ये चीज़। आप ये चीज़ कह सकते हैं कि डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही थी। तो गिवन गुड्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट यही था कि गिवन गुड्स एक ऐसे इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होती है एज़ वेल एज़ जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज़ होती है। सो सेकंड हमारा है स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन। तो स्टेटस सिंबल गुड्स बेसिकली क्या होता है? स्टेटस सिंबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपकी स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं? जो आपकी स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी स्टेटस को दिखाते हैं, मतलब आपकी प्रेस्टीज को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आईफोन आया तो आईफोन अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए आईफ़ोन जिसके भी पास आईफ़ोन रहता था, उनका एक स्टेटस होता था कि हाँ, ये थोड़े पैसे वाले होंगे इसीलिए इनके पास आईफ़ोन है, ये चीज़ था। तो बेसिकली स्टेटस सिंबल गुड्स होता क्या है? स्टेटस सिंबल गुड्स आर दैट गुड व्हिच इज़ जनरली यूज्ड टू मेंटेन स्टेटस प्रेस्टीज जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग खरीदते हैं। जैसे कि लोग डायमंड्स खरीदते हैं। अपनी स्टेटस को शो करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड तो चलिए फिर भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट में आ गया क्योंकि सब लोग के पास थोड़ा बहुत ही सही लेकिन वो तो है। एंटीक्स होते हैं, पेंटिंग होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। आप लग्ज़रियस गुड्स को आप देख लीजिए तो वो सब कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? तो स्टेटस सिंबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपकी स्टेटस को, आपकी प्रेस्टीज को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बीएमडब्ल्यू आपके पास एक कार है, तो ये कार इतनी महँगी है कि शायद सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, पर जिनके पास ये चीज़ है, वो उनकी स्टेटस को शो कर रहा है कि हाँ, ये बंदा पैसे वाला है तभी इस चीज़ को अफ़ोर्ड किया है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे भी वो गुड्स होते हैं। अब इसकी भी जब प्राइस इंक्रीज़ होती है, तभी इसी वजह से जब इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, तभी इसको लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ होने के बाद तो हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, इसलिए जब प्राइस इंक्रीज़ रहती है तभी इसको लोग ज़्यादातर खरीदने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है, वैसे-वैसे इसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। ठीक? हमारा थर्ड क्या है? फ़ियर ऑफ शॉर्टेज। देखिए फ़ियर ऑफ शॉर्टेज में क्या है? अगर आप नियर फ्यूचर ये अगर आपको डर है कि आपको किसी गुड्स की जो सप्लाई है नियर फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको खरीद के अभी से ही रख लेंगे। मतलब कि हमें पता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में पल्सेस हो सकता है कि पल्सेस की फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाए, मार्केट में ना मिले, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है किसी भी चीज़ की जब शॉर्टेज होने लगती है, तो उसकी प्राइस तुरंत बढ़ा दी जाती है ताकि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं बस वही लोग खरीदें और बाकी लोग ना खरीद पाएँ। इस वजह से तो क्या होता है कि जैसे पता चलता है कि हाँ, फ्यूचर में पल्सेस की शॉर्टेज होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पल्सेस लिया है। लोग क्या करते हैं तुरंत ही उस चीज़ को खरीद के स्टोर करना शुरू कर देते हैं। भले उस वक़्त उसकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा रहेगी, उसी वक़्त लोग खरीद कर अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर देंगे। उस वक़्त ये कोई नहीं देखेगा कि पल्सेस की प्राइस कम हो जाए या फिर और भी कम हो, नहीं, ये सब कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो हमारा अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे फियर ऑफ शॉर्टेज में लिखा है ड्यू टू एक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन फ्यूचर। देख रहे हैं फ्यूचर में अगर ऐसा है कि शॉर्टेज हो सकती है या फिर स्कैरसिटी हो सकती है, डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, भले ही उसकी प्राइस अभी ज़्यादा हो।
मतलब कि इन नियर फ्यूचर में अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस प्रोडक्ट क्या है वो शॉर्टेज होने वाला है मार्केट में, प्रोडक्ट की स्कैरसिटी आने वाली है, उसके बावजूद भी उसकी डिमांड अभी अभी के टाइम में इंक्रीज़ होने हो जाती है, भले ही उसकी प्राइस अभी ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये फियर ऑफ शॉर्टेज है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। फोर्थ हमारा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या होता है, जैसे कि आपको मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आपको इस बारे में पता ही नहीं। आपको मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ, फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस गिर सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है। तो जिस इंसान को ये चीज़ पता ही नहीं, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे फॉरेन कंट्री से जब लोग इंडिया में घूमने आते हैं, तो बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, बहुत सारे सेलर जो गुड्स उनको जो चीज़ है, वो 100 रुपीज़ की यहाँ पे लोकल मार्केट में सेल करते हैं, वो फॉरेनर्स को क्या करेंगे, वो 300 में 400 में उसको उनको सेल कर देंगे। अब फॉरेनर्स को ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी टूरिस्ट आए हैं, जिनको यहाँ के मार्केट प्राइस के बारे में पता नहीं है, अगर वो 300 पे भी खरीद लेंगे तो वो खुश होंगे कि हमें चलो ये चीज़ 300 में मिल रही होगी, तभी तो हमें 300 में ये इसने बेचा है, तभी तो। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में क्या प्राइस चल रही है यहाँ पर, इस चीज़ के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो मार्केट के प्राइस के बारे में, जो इंडिया में मार्केट प्राइस चल चल रही है, वो उस चीज़ के बारे में इग्नोरेंट है। मतलब कि इग्नोर कर रहे हैं, वो उनको उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। इसी वजह से उनको 100 रुपीज़ की चीज़ अगर 300 में भी अगर दे दी जाए, 100 रुपीज़ की भी चीज़ अगर 300 में भी अगर उनको दे दी जाए, तो उनके वो उससे सैटिस्फाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो तो यही सोचेंगे ना कि मार्केट में इस चीज़ की कीमत 300 होगी, इसीलिए हमसे 300 लिया जा रहा है, ठीक? तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है, व्हेन कंज्यूमर आर इग्नोरेंट अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस और चेंज इन प्राइस नियर फ्यूचर ऑफ द कमोडिटी इन मार्केट। जब कोई भी कंज्यूमर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक? या फिर प्राइस चेंज होने वाला है नियर फ्यूचर में, इस चीज़ के बारे में अगर उस कंज्यूमर को पता ही ना हो, इग्नोरेंट हो एकदम पूरे तरीके से, तो अभी जो मार्केट में जो प्राइस जो भी चल रही होगी, वो उस पे आराम से ले लेगा, भले ही वो प्राइस हाई ही हो। वो उस चीज़ को कम ही समझ कर ले लेगा। कंज़्यूमर में बाय इवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ हाई। प्राइस अगर इस वक़्त हाई भी होगी, तो वो वेट नहीं करेगा कि मैं फ्यूचर तक वेट करता हूँ, जब प्राइस इसकी कम होगी तब मैं परचेज़ करूँगा, क्योंकि उसको मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है? तो इस वक़्त उसकी उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की प्राइस अगर ज़्यादा भी होगी, तब भी वो परचेज़ कर लेगा। ठीक। फिफ्थ हमारा क्या है, फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स क्या है, फैशन रिलेटेड गुड्स आप ये चीज़ समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड में है, कोई भी ड्रेस है, कोई भी आउटफिट है या फिर कोई एक्सेसरीज़ है, कोई आपकी इयररिंग है या फिर कोई सैंडल है, शूज़ है, कोई भी चीज़ अगर फैशन से जो रिलेटेड है और वो ट्रेंड में है, मतलब कि वो बहुत मार्केट में चल रहा है, ठीक है? तो उस वक़्त लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ये चीज़ इतनी महँगी है तो हम कैसे खरीदेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, नहीं सोचते। उस वक़्त जब प्राइस उसकी भले उस जैसे मान लीजिए कोई जीन्स है, उसकी प्राइस भले ही ज़्यादा है बट वो ट्रेंड में है, तो भले ही उसकी प्राइस ज़्यादा है, उसकी डिमांड तुरंत क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, लड़के-लड़कियाँ उसको जाके परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस इफ देयर इज एनी आउटफिट और फैशन आर्टिकल इज इन ट्रेंड। अगर यहाँ पे फैशन आर्टिकल कोई या फिर कोई भी आउटफिट अगर ट्रेंड में है, तो भले उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, उसके साथ ही उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखिए, चाहे वो हम इग्नोरेंस की बात करें, चाहे हम फैशन रिलेटेड गुड्स की बात करें, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सिक्स पॉइंट है हमारा नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज़ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी, उन ज़रूरतों को कभी ये कोई नहीं सोचेगा कि जब इसकी प्राइस कम होगी तो हम खरीदें। उन ज़रूरतों को, जो बेसिक नीड है हमारी, उस चीज़ को फुलफ़िल इंसान हर कीमत पे करता है। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग मेडिसिन का लें, तो घर में अगर कोई बीमार होगा, तो जब वो इंसान बीमार होगा तभी उसकी दवा आएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग ये सोचेंगे कि जब मेडिसिन की प्राइस कम होगी तब इसको परचेज़ करेंगे। घर में राइस है, व्हीट है, सॉल्ट है, शुगर है, कोई भी चीज़ है जो आपकी बेसिक नीड से जुड़ी हुई है, उसकी कभी भी आपके घर में शॉर्टेज हुई या फिर कभी भी वो ज़रूरत पड़ी, तो जिस भी प्राइस पे रहेगा उस वक़्त कोई प्राइस नहीं देखेगा। प्राइस ज़्यादा हो तब भी, प्राइस कम हो तब भी। बेसिक नीड वाली चीज़ वो परचेज़ किए ही जाएँगे, उसकी डिमांड क्रिएट होगी ही होगी। इसी वजह से यहाँ पे जो नेसेसरीज़ है ना अपनी लाइफ़ की, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। प्राइस भले ही इंक्रीज़ होती जाएँगी, इसकी अगर नीड है तो इसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है? 7th पॉइंट है हमारा, वैसे हम इसको पढ़ते हैं। कमोडिटीज़ लाइक राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन्स एक्सेट्रा आर परचेज़्ड व्हेन इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीज़। ठीक है? प्राइस भले ही इंक्रीज़ होंगी, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड वाली गुड्स हैं, उसको हम लोग परचेज़ करेंगे ही करेंगे। सेकंड सेकंड मतलब 7th हमारा क्या है? 7th है हमारा चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ इंसान की ज़रूरतें बदलें, अब ज़रूरतें चेंज होंगी। तो जो मार्केट में प्राइसेज़ होती है, वो सीज़न को भी देखते हुए घटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। जैसे कि आप वुलेन्स की अगर प्राइस देखें, तो समर में वुलेन्स की प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, जितनी विंटर में वुलेन्स की प्राइस रहेंगी।
तो जैसे चेंज होगा वेदर में मानसून के बाद जैसे विंटर स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद विंटर में क्या होगा, वुलेन्स की प्राइस तुरंत बढ़ जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि वुलेन्स की नीड लोगों को विंटर में ही पड़ेगी, तो वो तो किसी भी हाल में विंटर में खरीदेंगे ही। सो यहाँ पे चेंज इन अगर वेदर में चेंज किसी भी तरीके से आता है, तो उसका डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। भले उस वक़्त उस चीज़ की, उस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा रहे, उसकी डिमांड क्या होती है, क्रिएट होती होती रहती है और बढ़ती रहती है डिमांड। विथ चेंज इन सीज़न एंड वेदर, डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी चेंज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। देखिए, जब सीज़न या वेदर में जब चेंजेस होते हैं, तो डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी, जो डिमांड होती है कुछ कमोडिटी की, वो चेंज होती रहती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। भले ही उसकी प्राइस में कोई भी बदलाव हो, कम हो, ज़्यादा हो, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने वुलेन्स का लिया है ड्यूरिंग विंटर, ठीक है? तो ये हमारा 7th पॉइंट था, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अगर नेसेसिटी भी है अगर लाइफ़ की, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अपनी बेसिक नीड को कोई इंसान ये सोच के पूरा नहीं करेगा कि जब प्राइस कम होगी तब हम अपनी मेडिसिन खरीदेंगे। जब वेदर भी चेंज होगा, तो जब वेदर चेंज होगा, आपको मानसून में अगर अम्ब्रेला की ज़रूरत है, तो आप वो मानसून में ही खरीदेंगे, ठीक है? भले ही उस अम्ब्रेला की प्राइस बढ़ जाएगी, तब भी आप अगर नीड है तो उस वक़्त आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो वेदर में भले चेंजेस हो, नीड जब है आपको, तो उस वक़्त उसकी प्राइस ज़्यादा रहे, चाहे कुछ भी रहे, प्राइस ज़्यादा रहे या कम रहे, आप उस समय उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे ही करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन इनकम। हमारा 8th पॉइंट है चेंज इन इनकम। जनरली कई बार ऐसा होता है कि जब इनकम में इंक्रीमेंट होती है, तो लोगों के जो खर्चे होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, उनकी नीड्स भी क्या होती है, वो इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक? तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हाँ, लिखा है समटाइम द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इनकम। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आपकी इनकम में चेंजेस आती है, उस हिसाब से आप अपनी डिमांड को कम या ज़्यादा कर देते हैं। इफ अ हाउसहोल्ड्स इनकम इंक्रीज, दे मे परचेज मोर प्रोडक्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज इन देयर प्राइस। किसी भी पर्सन की अगर इनकम इंक्रीज़ होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना भी शुरू कर देता है। भले ही उस ज जो भी वो कमोडिटी खरीद रहा है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? सिमिलरली कंज्यूमर माइट पोस्टपोन ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट इवन इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ रिड्यूस्ड। अब पैसे जिसके पास ज़्यादा हैं, अगर उसको कोई कमोडिटी खरीदनी है और उस कमोडिटी की प्राइस अभी अगर कम है और उनके पास अगर पैसे हैं, तो वो अभी उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए रिड्यूस कर मतलब कि पोस्टपोन कर देंगे। उस चीज़ को अभी नहीं परचेज़ करके इन फ्यूचर भी वो परचेज़ कर सकते हैं, करेंगे। कई बार ऐसे भी डिसीज़न लिए जाते हैं जहाँ पे प्राइस अभी प्रोडक्ट की रेट कम है, बट जो पर्सन है जो खरीद रहा है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो हायर प्राइस पे भी उसको खरीद सकता है। तो वो अभी उस कमोडिटी को परचेज़ करना उसको पोस्टपोन करके वो इन फ्यूचर उस क कमोडिटी को खरीदेगा, ठीक है? तो चेंज इन इनकम हमें ये चीज़ बताता है कि किसी भी पर्सन की इनकम में अगर इंक्रीमेंट हो रही है, चाहे उसकी इनकम अगर डिक्रीज़ हो रही है, तो इन दोनों ही केसेस में जो डिमांड है पर्सन की वो चेंज हो सकती है, ठीक? यहाँ पे मैंने आपको जो भी एक्सेप्शंस थे हमारे लॉ ऑफ डिमांड के, वो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए, जहाँ पे मैंने 8 पॉइंट आपको कवर कराया है। जहाँ पे गिवन गुड्स में मैंने बेसिकली आपको इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में बताया कि जो इन्फीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। स्टेटस सिंबल के जो हमारे गुड्स होते हैं, वो अगर आपको वो आपके स्टेटस को मेंटेन करते हैं, इसी वजह से जब उसकी प्राइस हाई होती है तभी उसको परचेज़ किया जाता है। इसी इसी वजह से प्राइस के हाई होने के साथ इसकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। थर्ड हमने फियर ऑफ शॉर्टेज पढ़ा। अगर नियर फ्यूचर का हम लोग ये सोचते हैं कि किसी कमोडिटी की अगर जो सेल है, मतलब किसी कमोडिटी की जो सप्लाई है मार्केट में, सप्लाई आप समझिए, अगर वो कम होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है, मार्केट में स्कैर्सिटी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको अभी से ही खरीद कर उसको जमा कर लेंगे। इग्नोरेंस, आपको नहीं पता कि नियर फ्यूचर में जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की कम होने वाली है या फिर चेंज होने वाली है, तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम खरीद ही लेंगे, जो भी प्राइस अभी चल रही होगी। कोई भी एक्सेसरीज़ अगर फ़ैशन में अगर चल रही है, ठीक है, ट्रेंड में है, तो भले ही उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, हम उसे परचेज़ करेंगे। लाइफ़ की नेसेसिटी पे तो बिल्कुल ही लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। वेदर चेंज हो रही है, तो नेसेसिटी जो भी हमारी नेसेसिटी है, चाहे वुलेन्स हो, चाहे कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ हो, उस चीज़ को हम लोग उसी समय खरीदेंगे, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो। इनकम अगर हमारी इंक्रीमेंट हो रही है, तो हमारी नीड भी क्या होगी, नीड भी नहीं तो हमारा शौक बढ़ जाएगा। नीड अगर ना कहे तो हमारा शौक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेसेसिटी को पूरा करने में लगाएँ, अपने जो शौक है हमारे, उसको हम लोग पूरा करने में लगाएँ। तो यहाँ पर मैंने आपको कवर कराया है, क्या कवर कराया है? जो भी हमारे एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, इस सारे पॉइंट्स को मैंने आपको कवर कराए हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।